दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि बाजार में मिलने वाली ज्यादातर चीजों पर मेड इन चाइना लिखा होता है, जिसका मतलब यह है कि वो चीज चीन के अंदर बनाई गई है और वहां से इंपोर्ट करके हमारे देश में बेची जा रही है। और सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में ही चीन के ये सामान इसी तरह से बेचे जाते हैं। बच्चों के छोटे छोटे खिलौनों से लेकर बड़ी बड़ी मशीनों के कंपोनेंट्स तक सब कुछ चीन के अंदर ही बनाया जाता है। और बेहद सस्ता होने के नाते पूरी दुनिया चीन के इन सामान को खरीदती भी है। और यही कारण है कि चीन आज पूरी दुनिया के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बन चुका है। अब ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल आते हैं कि आखिर चीन इस मुकाम पर पहुंचने में कामयाब कैसे हुआ, और क्या आने वाले समय में कोई और देश चीन की यह जगह ले पाएगा। अब अगर आप भी इन सवालों के जवाब को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि किस तरह से पूरी दुनिया के चीजों की कॉपी बनाकर चीन आज हर जगह पर राज कर रहा है। दोस्तों, साल 2020 के शुरुआत में जब कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा, क्योंकि दुनिया भर के सभी देशों ने लॉकडाउन लगाने शुरू कर दिए थे और इस लिस्ट में चीन का नाम भी शामिल था। चीन के अंदर जब लॉकडाउन लगाया गया तो वहां से चीजों का एक्सपोर्ट बंद हो गया और चीन का ये एक्सपोर्ट बंद होने से दुनिया भर की कंपनियों का प्रोडक्शन पूरी तरह से थमसा गया था, क्योंकि प्रोडक्शन में इस्तेमाल किए जाने वाले ज्यादातर कंपनियों के अहम कंपोनेंट्स चीन से ही इंपोर्ट किए जाते थे। और इस सिचुएशन में लोगों को यह समझ आ गया था कि दुनिया के हद तक चीन के ऊपर ही निर्भर हो चुकी है, और इसी वजह से चीन को द वर्ल्ड्स फैक्ट्री का नाम दिया गया। दरअसल दुनिया चीन से उसका सामान इसलिए खरीदती है क्योंकि चीन वो सामान बहुत ही ज्यादा सस्ता देता है। यहाँ तक कि चीन से एक्सपोर्ट की गई चीजों पर कई सारे टैक्सेस भी लगाए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर वही सामान अपने देश में भी बनाया जाए तब भी यह काफी महंगे पड़ते हैं। और यही वजह है कि दुनिया भर की कंपनियां चीन से ही सामान खरीदना प्रेफर करती हैं। अब ऐसे में यह सवाल उठता है कि आखिर चीन इन सभी चीजों को इतना सस्ता बनाते कैसे हैं। दरअसल इसके पीछे कोई एक नहीं बल्कि कई सारे अलग अलग रीजंस हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे कि जनसंख्या के मामले में चीन दुनिया का सबसे बड़ा देश है और इस समय चीन की कुल जनसंख्या 145 करोड़ के आसपास है। और जनसंख्या इतनी ज्यादा होने की वजह से चीन में लेबर्स की भी कोई कमी नहीं है। वहाँ पर लेबर्स की संख्या हमेशा ही डिमांड से ऊपर रहती है और यही वजह है कि चीन में लेबर बहुत ही ज्यादा सस्ते मिल जाते हैं। और ये चीन में सामान के सस्ते होने का सबसे अहम कारणों में से एक है। इसके अलावा चीन सिर्फ जनसंख्या के मामले में ही सबसे बड़ा देश नहीं है, बल्कि एरिया के हिसाब से भी यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। आपके अंदाजे के लिए आपको बता दें कि एरिया के हिसाब से चीन हमारे भारत से लगभग 3 गुना बड़ा है। यानी कि चीन के पास बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए भी जगह की कोई कमी नहीं है। इसके अलावा वहां पर मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल भी बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाता है। साथ ही वहां की सरकार ने पर्यावरण को लेकर भी नियमों में काफी ढील दे रखी है, जिससे कि पेड़ों को काटने और फैक्ट्री लगाने में ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ता। और ये सभी चीजें न सिर्फ चीन को सस्ता माल बनाने में मदद करती हैं, बल्कि उसको दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब भी बनाती है। हालांकि दोस्तों, चलिए अब हम जानते हैं कि चीन के मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की शुरुआत कब और किस तरह से हुई थी। वैसे अगर देखा जाए तो 1960 से पहले तक चीन की हालत बहुत ही ज्यादा खस्ता हुआ करती थी और वहाँ के ज्यादातर लोग जैसे तैसे अपना जीवन गुजार रहे थे। लेकिन फिर वहाँ की सरकार ने बहुत बड़े पैमाने पर स्टील मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू कर दिया और फिर अनाज के अलावा चीन ने पहली बार काफी भारी मात्रा में पूरी दुनिया के अंदर स्टील एक्सपोर्ट की थी। अब यहाँ पर इस डील को फाइनल करने के बाद से चीन यह समझ गया था कि अगर उसे अपने देश की गरीबी को खत्म करना है तो फिर दूसरी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू करनी होगी। और फिर इसके लिए चीन ने बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों को अपने देश में आने का न्योता देना शुरू कर दिया। चीन ने विदेशी कंपनियों को यह प्रस्ताव दिया कि अगर कंपनियां उनके देश में आती हैं तो वे उन्हें सस्ता रॉ मटेरियल, प्लांट लगाने के लिए जगह और हद से भी ज्यादा सस्ती लेबर प्रोवाइड करेंगे। अब एक आंकड़े के अनुसार अगर देखा जाए तो 1980 में चीन के एक वर्कर का सालाना वेतन एक अमेरिकी वर्कर से 40 से 50 गुना तक कम हुआ करता था। इसके अलावा चीन की सरकार ने विदेशी कंपनियों के लिए टैक्स के नियमों में भी काफी छूट दे रखी थी। अब सस्ता रॉ मटेरियल, सस्ती लेबर और लगभग ना के बराबर टैक्स जैसे ऑफर को कोई कंपनी भला कैसे छोड़ सकती थी।
कंपनियों के लिए ये मोटा मुनाफा कमाने का बहुत बढ़िया अवसर था। यानी कि कंपनियों को सिर्फ इतना करना था कि उन्हें चीन में जाकर अपना सेटअप तैयार करके चीन की लेबर को अपनी टेक्नोलॉजी और काम करने का तरीका सिखाना था, और फिर इसके बाद से तो उनकी बल्ले बल्ले थी। और फिर इसी लालच में ही बहुत सी बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां चीन के अंदर आने लगी। और चूंकि उस समय चीन के लोगों के पास फैक्ट्री में काम करने के अलावा रोजगार के कोई और बहुत ज्यादा अवसर नहीं थे, इसीलिए वे किसी भी वेतन पर काम करने के लिए तैयार रहते थे। अब ज्यादा मुनाफा कमाने के लालच में दुनिया के हर एक कोने से बहुत सारी कंपनियां चीन के अंदर आने लगी थीं, और इस तरह से देखते ही देखते सिर्फ कुछ ही सालों में चीन पूरी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया था। हालांकि यहाँ पर चीन ने यह चालाकी दिखाई कि विदेशी कंपनियों की टेक्नोलॉजी और काम करने के तरीकों को सीखकर वह उन्हीं के प्रोडक्ट्स की डुप्लीकेट कॉपी बनाने लगा। यानी कि जो भी कंपनियां चीन में अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए आती थीं, उसी प्रोडक्ट के टेक्नोलॉजी और तरीकों को चुराकर चीन उस सामान की कॉपी बनाना शुरू कर देता था, और फिर वह इन सस्ते और डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स को दुनिया के गरीब देशों में एक्सपोर्ट करके ढेर सारा पैसा कमाता गया। और दोस्तों, चीन में डुप्लीकेट सामान बनाने का धंधा आज भी काफी जोरों शोरों से चल रहा है। और दोस्तों, इसके ऊपर भी मैंने पहले ही वीडियो बना रखा है, अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों, यह सवाल उठता है कि क्या आगे भी चीन इसी तरह से दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बना रहेगा, या फिर आने वाले समय में उसकी जगह कोई दूसरा देश ले लेगा। तो दोस्तों, इस साल जब चीन में कोरोना महामारी फैलने की वजह से बड़ी बड़ी कंपनियों का प्रोडक्शन पूरी तरह से बंद हो गया था, तब उन्हें एहसास हुआ कि वे चीन पर किस हद तक डिपेंडेंट हो चुके हैं, और इसने सभी कंपनियों को अलर्ट कर दिया था कि किसी भी एक देश पर इतना डिपेंडेंट होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसीलिए बहुत सी कंपनियां अब दूसरे देशों में भी अवसर तलाश रही हैं। इसके अलावा चीन के अंदर अब मजदूरी भी पहले की तरह सस्ती नहीं रही है, क्योंकि चीन के नई जनरेशन के पढ़े लिखे लोग अब मजदूरी वाले काम करना पसंद नहीं कर रहे, जिसकी वजह से चीन में लेबर्स की संख्या लगातार कम हो रही है, और संख्या कम होने की वजह से मजदूरी का रेट काफी ज्यादा बढ़ चुका है। और इन वजहों से भी अब कंपनियां चीन को छोड़कर दूसरे देशों जैसे कि वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड और भारत की तरफ अपना रुख कर रही हैं। हालांकि अगर भारत को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है तो सबसे पहले तो हमारी सरकार को कुछ ऐसे फॉरेन पॉलिसीज लेकर आने होंगे जो कि विदेशी कंपनियों को भारत में आने पर मजबूर कर दे। हालांकि यह पॉलिसीज चीन की तरह सिर्फ पैसे कमाने के लिए ना हो, क्योंकि हम भारतीय शायद पर्यावरण को नुकसान होते हुए नहीं देख सकते, और साथ ही नियम कानून भी देश के लोगों के हितों को ध्यान में रखकर बनाए जाएं। हालांकि यह काफी अच्छा मौका भी है भारत के लिए दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का, क्योंकि इस समय चीन से निकलकर कंपनियां अपने लिए जगह तलाश रही हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी यह रिसर्च जरूर ही पसंद आई होगी।